नमस्कार। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर जब कुछ बहुत ही जबरदस्त सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और इन्हीं आंदोलनों ने कह सकते हैं कि आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले उस जमाने के माहौल को समझते हैं। देखिए 19वीं सदी का भारतीय समाज जो था वो अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के एक दुष्चक्र में, एक विशिष्ट वेब में फंसा हुआ था। और इसका असर सिर्फ ये नहीं था कि समाज पिछड़ रहा था, बल्कि इसका सीधा मतलब था एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था और रुकी हुई तरक्की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि इस अंधेरे से बाहर कैसे निकला जाए, क्या करना जरूरी था। आखिर कोई भी समाज जब तक अपनी पुरानी बेड़ियों को नहीं तोड़ता तब तक वो आगे कैसे बढ़ सकता है। तो वो कौन सी चिंगारी थी जिससे इतने बड़े बदलाव की आग लगी? वो क्या वजह थी जिन्होंने सामाजिक सुधार की इस लहर को जन्म दिया? चलिए इस सेक्शन में हम उन्हीं अंदरूनी और बाहरी ताकतों को समझते हैं जिन्होंने इस क्रांति के लिए जमीन तैयार की। यहाँ पर जो बात है ना वो बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह का टकराव था। एक तरफ था हमारा भारतीय समाज जो अंदर से कमजोर हो रहा था, और दूसरी तरफ था ब्रिटिश राज का बाहरी असर। वो अपने साथ एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा, वेस्टर्न आइडियाज और एजुकेशन लेकर आए। इसी कॉन्ट्रास्ट ने, इसी विरोधाभास ने हमारे यहाँ के विचारकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई, अगर हमें एक देश के तौर पर खड़े होना है तो सबसे पहले अपने घर की कमियों को दूर करना होगा। अब बात करते हैं उस बौद्धिक बदलाव की जिसने इन सुधार आंदोलनों को असली ताकत दी। ये बस कोई जज्बाती लहर नहीं थी, नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत वैचारिक आधार था। और इन सुधारकों का सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो था तर्कवाद, यानी रैशनलिज्म। इसका मतलब बहुत सीधा था। किसी भी बात को, किसी भी परंपरा को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। नहीं, उसे तर्क की कसौटी पर कसो। पूछो कि क्या ये समाज के लिए अच्छी है, क्या ये इंसानियत के उसूलों पर खरी उतरती है, और अगर जवाब नहीं है तो इसे बदलना ही होगा। अक्षय कुमार दत्त की ये एक लाइन इस पूरे आंदोलन की आत्मा को पकड़ लेती है। ये साफ दिखाती है कि इन सुधारकों के लिए सबसे बड़ा गाइड, सबसे बड़ा गुरु तर्क और विवेक था, कोई अंधविश्वास या परंपरा नहीं। तो इन सुधारकों के वैचारिक तर्कश में हम कह सकते हैं कि 3 मुख्य तीर थे। पहला, तर्कवाद, मतलब हर चीज को लॉजिक से परखो। दूसरा, मानवतावाद, यानी इंसान और उसकी गरिमा सबसे ऊपर। और तीसरा, धार्मिक सार्वभौमिकता। इसका मतलब था कि सारे धर्मों के मूल में एक ही सच है। तो फिर बाहरी रीति रिवाजों पर लड़ने के बजाय उन नैतिक उसूलों पर चलो जो सबको जोड़ते हैं। सच कहूं तो ये एक देश के तौर पर एकजुट होने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, इन नए विचारों के साथ सुधारकों ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। उन्होंने लड़ाई की शुरुआत समाज के उस हिस्से से की जिसके बिना कोई भी देश आगे बढ़ ही नहीं सकता, महिलाएं। वो जानते थे कि अगर देश की आधी आबादी को पीछे धकेल दिया जाएगा तो देश कभी भी सही मायनों में मॉडर्न नहीं बन पाएगा। उस दौर में महिलाओं की हालत कितनी खराब थी, इसका अंदाजा आप इन पॉइंट से लगा सकते हैं। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पढ़ाई लिखाई का कोई हक नहीं, और विधवाओं पर तो इतने अमानवीय प्रतिबंध थे कि सोचकर ही रूह कांप जाए। ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं था, ये देश की तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। लेकिन इन सुधारकों की जो मेहनत थी वो रंग लाई, ठोस नतीजे भी सामने आए। यहां देखिए, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1856 में विधवाओं को दोबारा शादी करने का कानूनी हक मिला, और फिर 1930 में शारदा एक्ट आया जिसने बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत बड़े और जरूरी कदम थे। तो महिलाओं के अधिकारों के बाद सुधारकों ने दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा खोला जाति व्यवस्था के खिलाफ। और ये लड़ाई और भी मुश्किल थी। इतनी गहरी जड़ें थी इसकी कि सुधारकों के बीच भी इस पर एक राय नहीं बन पाती थी कि बदलाव कैसे और कितनी तेजी से लाया जाए। जाति व्यवस्था एक ऐसा कठोर सिस्टम था जिसमें इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी। इसने समाज को ऊंच नीच के खानों में बांट दिया था, और करोड़ों लोगों को, जिन्हें अछूत कहा जाता था, उन्हें इंसान होने के बेसिक सम्मान और मौकों से भी दूर कर दिया था। ये चीज राष्ट्रीय एकता की सोच के बिल्कुल खिलाफ थी। महात्मा गांधी का ये जो कथन है वो इस लड़ाई की गंभीरता को दिखाता है। वो मानते थे कि ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मा के लिए एक नैतिक संकट है, और इसे खत्म किए बिना सच्ची आजादी का कोई मतलब ही नहीं है। तो सवाल यह है कि जाति व्यवस्था की ये दीवारें हिलीं कैसे?
असल में ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं था, कई तरफ से वार हुआ। ब्रिटिश कानून ने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं। समाज सुधारकों ने स्कूल खोले, जागरूकता फैलाई। आज़ादी की लड़ाई ने सबको एक मंच पर ला दिया। और सबसे जरूरी बात, खुद निचली जातियों के अंदर से शिक्षा और बराबरी के लिए एक जबरदस्त आवाज उठने लगी थी। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि 19वीं सदी के इन संघर्षों ने आज के भारत को कैसे बनाया और हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन सुधारों का एक स्थायी प्रभाव पड़ा, एक लास्टिंग इम्पैक्ट। ये सिर्फ कागज पर लिखे कानून नहीं थे, इन्होंने एक ऐसा कानूनी और सामाजिक ढांचा तैयार किया जिस पर हमारे आज़ाद भारत का संविधान खड़ा है, वही संविधान जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। और आखिर में इन आंदोलनों का सबसे बड़ा योगदान शायद कानूनों से भी बड़ा था। उन्होंने भारतीय होने का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी पहचान गढ़ी जो किसी जाति या धर्म पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र, मानवीय गरिमा और सामाजिक बराबरी जैसे आधुनिक उसूलों पर टिकी थी। एक मॉडर्न देश बनने के लिए ऐसी सोच बहुत जरूरी होती है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। 19वीं सदी के सुधारकों ने जिन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी, क्या वो लड़ाई आज पूरी तरह खत्म हो गई है, या फिर उनकी विरासत आज भी हमें याद दिलाती है कि एक बेहतर और बराबरी वाले समाज को बनाने का काम वो आज भी जारी है? इस पर सोचिएगा जरूर।